हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी भाषा और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो भोजपुरी। भोजपुरी बोली भारत से बाहर सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस इत्यादि जगहों में बोली जाती है। ठीक है, सूरीनाम, फिजी, मॉरिशस इत्यादि जगहों में भोजपुरी बोली बोली जाती है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के अन्य नाम क्या है? खड़ी बोली के अन्य नाम क्या है? हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी या फिर उपर्युक्त सभी? तो उपर्युक्त सभी। खड़ी बोली के अन्य नाम हुए हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कौरवी। आगे बढ़ते हैं। अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? तो अंगिका और वज्जिका बिहारी हिंदी की गौण बोलियां हैं। अंगिका और वज्जिका बिहारी हिंदी की गौण बोलियां हैं। अंगिका और वज्जिका उत्तर बिहार में भोजपुरी और मैथिली के बीच सेतु की तरह काम करती है तथा प्रमुख जनपदीय भाषा के रूप में बोली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक। पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण भाषा वैज्ञानिक करते हैं। निम्न में से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है? क ध्वनि अवधि में, अवधि बोली में नहीं है। अगला प्रश्न है। जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 14 भाषाएं शामिल की गई थी उस समय 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है? केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध है जीविकोपार्जन से। प्रयोजनमूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी? संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी? अनुच्छेद 343। संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा ताकि इस दौरान हिंदी शासकीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए? तो अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्ष की अवधि तक किया जाता रहेगा ताकि इस दौरान हिंदी शासकीय कार्यों को निष्पादित करने में सक्षम हो जाए। अगला प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद 25 जनवरी 1965 के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी? संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संसद 25 जनवरी 1965 के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को किन्हीं प्रयोजनों के लिए उपबंध कर सकेगी? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति कर सकेगा? संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राष्ट्रपति 5 तथा 10 वर्ष के पश्चात राजभाषा आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? राजभाषा अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1963 ईस्वी में। राजभाषा अधिनियम 1963 ईस्वी में अस्तित्व में आया।
राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं थी? राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं थी। राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं थी। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? तो राजभाषा नियम सन 1976 ईस्वी में पारित हुआ। राजभाषा नियम सन 1976 ईस्वी में पारित हुआ। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो राजभाषा संकल्प सन 1968 ईस्वी में पारित हुआ। राजभाषा संकल्प सन 1968 ईस्वी में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार की भाषाओं को केंटुम और शत्म वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? भारोपीय परिवार की भाषाओं को केंटुम और शत्म वर्ग में विभाजन किस विद्वान ने किया था? तो प्रोफेसर अस्कोली ने। भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो ग्रियर्सन ने दिया था। विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती है। अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा निम्न में से कौन सी है? चीनी। अयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है चीनी। प्रमुख भाषा परिवार निम्न में से कितने हैं? तो 18। बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार निम्न में से कौन सा है? तो भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार माना जाता है। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्चायन है। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कच्चायन माने जाते हैं। खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या बना? खड़ी बोली का व्याकरण का मानकीकरण हो जाना यह खड़ी बोली के विकास का मूल आधार बना। खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना यह खड़ी बोली के विकास का मूल आधार बना। पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? पंक्ति से पाली की उत्पत्ति किस विद्वान ने माना है? तो आचार्य विधु शेखर भट्टाचार्य ने पंक्ति से पाली की उत्पत्ति माना है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है चीनी, अंग्रेज़ी, हिंदी। चीनी, अंग्रेज़ी, हिंदी ये सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम है। पहले चीनी, फिर अंग्रेज़ी, फिर हिंदी। कोसली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? कोसली बैसवाड़ी हिंदी की किस बोली के अन्य नाम है? तो अवधी के अन्य नाम है यह कोसली बैसवाड़ी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 भाषाओं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। आगे, ताले के पानी पताले गए, बेटी पुरैनी
गई कुम्हलाई हो, ताले कै पानी पताले गए, बेटी पुरइनी गई कुम्हलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती पर तू है, कैसे कै रचऊँ बिहारे। उक्त गीत किस बोली का है? यह गीत किस बोली में गाया गया है? तो यह गीत पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली अवधी में गाया गया है। अवधी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास होता है और अवधी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ तथा अवधी पूर्वी हिंदी की एक बोली है। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है हिंदी का पाणिनि। किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? तो सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। उकार बहुला बोली निम्न में से कौन है? उकार बहुला बोली निम्न में से कौन सी है? छत्तीसगढ़ी उकार बहुला बोली। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो कंठोस्थीय वर्ण हो। ओ औ कंठोस्थीय वर्ण माने जाते हैं। ठीक है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। ग्वालियर की बोली क्या है? ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली। ग्वालियर की बोली बुंदेली है। हरियाणी या फिर कहे तो हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। हरियाणवी या बांगरू बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है जो कि सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। मैथिली भाषा का केंद्र क्या है? मैथिली भाषा का केंद्र क्या है? तिरहुत। मैथिली भाषा का केंद्र है तिरहुत। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार है किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार रहे किशोरीदास वाजपेयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को ही बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को ही बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 की जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। विभाषा को क्या कहते हैं? विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं। विभाषा को उपभाषा भी कहते हैं। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। ठीक है। विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत होता है तथा यह एक प्रांत या फिर उपप्रांत में प्रचलित होती है। संस्कृत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। संस्कृत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है। कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है? कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत शब्द है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से यह हिंदी में आया है। द्रविड़ भाषा परिवार से हिंदी में आया है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इनमें से तमिल सबसे पुरानी भाषा है और उसे शास्त्रीय भाषा भी माना जाता है। द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन से भाषा आते हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। जिनमें से तमिल सबसे पुरानी भाषा है, उसे शास्त्रीय भाषा भी माना जाता है।
निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो पंजाबी भाषा का संबंध अपभ्रंश की पैशाची से है, यानी कहे तो पैशाची अपभ्रंश से संबंध है पंजाबी भाषा का। राजस्थानी और गुजराती का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है, जबकि बिहारी यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहारी, ठीक है। बंगाली यहाँ पे लिख दिया मैंने, लेकिन वहाँ पे बिहारी होगा। खैर, राजस्थानी और गुजराती का संबंध सौरसेनी अपभ्रंश से है और पंजाबी का संबंध पैशाची अपभ्रंश से है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो सोसयूर, या फिर कहें तो कहीं कहीं पर सस्यूर भी लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आगे देखेंगे, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, जबकि उड़िया, असमिया, बंगला ये सभी पूर्वी समुदाय की भाषा है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? अनुच्छेद 351। संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।